हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। समसामयिक घटनाक्रम चल रहे थे और हमने मई के 3 वीडियोज़ कंप्लीट किए हैं। आज हम चौथा वीडियो देखेंगे, जो कि बैठकें और सम्मेलन से शुरुआत करेंगे हम। बैठकें और सम्मेलन से शुरुआत करेंगे तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे G7 की बैठक के बारे में। वीडियो इम्पॉर्टेंट है, आपके परीक्षा के लिहाज से ही परीक्षा को ही ध्यान में रख के बनाया गया है कि आपके परीक्षा में जैसे भी प्रश्न आते हैं आप उनको सॉल्व करने में सक्षम हो, उस चीज़ को ध्यान में रख के वीडियो बनाया गया। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से सुनने की ज़रूरत है और उसको थोड़ा सा समझ के चलिए, और उम्मीद भी करते हैं कि आप लोग अपने एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं, जो कि बैठकें और सम्मेलन से है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे G7 विदेश मंत्रियों की बैठक के अवसर पर लंदन यूके में, याद रखना यूके में हुई है विदेश मंत्रियों की बैठक G7 की। इसमें पहली बार ऐसा हुआ कि भारत फ्रांस ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय विदेश मंत्रीय वार्ता आयोजित हुई है। पहली बार ऐसा हुआ है कि G7 की बैठक के दौरान, विदेश मंत्रियों की बैठक होती है उसमें दौरान, जो कि यूके में हुई है, वहाँ पर भारत फ्रांस ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री एक साथ बैठे हैं। ठीक है, इस बैठक में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, यूरोप और विदेश मामलों के लिए फ्रांस मंत्री हैं श्री जीन यवेस लेड्रियन, और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री सेनेटर मॉरिस पायने, इन तीनों लोगों ने भाग लिया। ठीक है, अगला है केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री हैं, जो कि स्वतंत्र प्रभार, याद रखना स्वतंत्र प्रभार है, प्रहलाद सिंह पटेल नाम है। ठीक है, इन्होंने इटली में हुआ है भाई G20 पर्यटन मंत्रियों की बैठक। G20 पर्यटन मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई भाई? इटली में हुई है। इसमें भाग कौन लिए हैं? तो केंद्रीय पर्यटन संस्कृति राज्य मंत्री, जो कि स्वतंत्र प्रभार हैं, प्रहलाद सिंह पटेल। उद्देश्य क्या रहा इसका कि पर्यटन व्यवसाय नौकरियों की रक्षा करने और नीतिगत दिशा निर्देशों को पूरा करने के लिए यात्रा और पर्यटन की स्थायी लचीला रिकवरी का समर्थन करने के लिए पहल करना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाइब्रिड रूप में आयोजित भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक में भाग ली। भारत यूरोपीय संघ नेताओं की बैठक की मेजबानी कौन कर रहा भाई? भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी कौन कर रहा? पुर्तगाल। याद रखना, भारत और यूरोपीय संघ के नेताओं की जो बैठक हुई है उसकी मेजबानी पुर्तगाल ने की है। पुर्तगाल वर्तमान में समूह की अध्यक्षता करता है। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष कौन है? प्रश्न आ सकता है भाई, याद रखना चार्ल्स मिशेल हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। आगे देखते हैं ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की पहली बैठक हुई। ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की पहली बैठक हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, ये भी याद रखना। इस बैठक में भारत की अध्यक्षता में, यह बैठक कैसी हुई? भारत की अध्यक्षता में हुई है। ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की पहली बैठक हुई है, भारत की अध्यक्षता रही। ठीक है, 2021 में ब्रिक्स प्रेसिडेंसी संभाली है भारत ने। बैठक की अध्यक्षता किसने की भाई? तो याद रखना, श्रम रोजगार जो सचिव हैं श्री अपूर्व चंद। ठीक है, ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की बैठक हुई पहली बार, भारत ने अध्यक्षता की। तो भारत के कौन भाई? याद रखना, श्रम रोजगार के सचिव हैं, नाम है श्री अपूर्व चंद। ठीक है, चौथी भारत स्विस वित्तीय वार्ता वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई है। आर्थिक मामलों के सचिव रहे हैं इसमें जो अजय सेठ ने भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। तो भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया भाई? जो कि चौथी भारत स्विस वित्तीय वार्ता रही है, इसमें रहे हैं, नाम है अजय सेठ। ठीक है, क्या है? स्विस पक्ष के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया भाई? डेनियला स्टॉफेर। राज्य सचिव अंतर्राष्ट्रीय वित्त के लिए राज्य सचिवालय स्विट्जरलैंड। ठीक है, याद रखना है। आगे है केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। क्या किए हैं? कोविड-19 पर मंत्रियों के समूह की 26वीं बैठक की अध्यक्षता की। 26वीं बैठक क्या है? कोविन प्लेटफॉर्म। सरकार ने वैक्सीन अपॉइंटमेंट के पंजीकरण बुकिंग के लिए एक वेबसाइट विकसित की है, कोविन प्लेटफॉर्म नाम है। ठीक है, क्या है? जल्द ही
हिंदी और 14 अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध होगी। हिंदी के साथ साथ 14 अन्य क्षेत्रीय भाषाएं भी होंगी। यह 26वीं GOM बैठक में सूचित किया जाएगा। समझ रहे? तो 26वीं बैठक की अध्यक्षता की डॉक्टर हर्षवर्धन ने। ओके, याद रखना। आगे है केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। क्या किए भाई? कॉन्फ्रेंस के जरिए राष्ट्रमंडल देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक हुई, वो भी 33वीं। तो उस 33वीं बैठक के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की है। राष्ट्रमंडल देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की 33वीं बैठक के उद्घाटन की अध्यक्षता किसने की भाई? तो डॉक्टर हर्षवर्धन। ये भी याद रखना, ठीक है। क्या है बैठक का एजेंडा? क्या रहा बैठक का एजेंडा? क्या रहा है? टीकों के लिए समान पहुंच सुनिश्चित करना, स्वास्थ्य प्रणालियों और आपात स्थितियों के लिए लचीलापन बनाना। ठीक है, स्टेटमेंट के रूप में याद रखना भाई। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मेरा आदर्श वाक्य हमेशा बिना धन वालों के लिए स्वास्थ्य रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। कोरोना वायरस मामलों के प्रसार के बीच वैश्विक G20 स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की सह मेजबानी इटली के साथ की है यूरोपीय आयोग ने। इटली में तो हुआ है, लेकिन क्या है, यूरोपीय आयोग ने भी इसमें भूमिका निभाई। अपने G20 अध्यक्षता के हिस्से के रूप में की गई थी। शिखर सम्मेलन ने कोविड-19 महामारी को दूर करने के एजेंडे को अपनाया। इसने सिद्धांतों की रोम घोषणा को विकसित करने और उसका समर्थन करने का भी निर्णय लिया गया। कहाँ पे? G20 स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन में, जिसकी सह मेजबानी किसने की? यूरोपीय आयोग ने। ओके, आगे देख लेते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री वही डॉक्टर हर्षवर्धन, और साथ में WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष जो कि हैं, ये WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं डॉक्टर हर्षवर्धन ने वर्चुअल मोड में 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता की भाई। तो केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री हैं, साथ में WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। इन्होंने वर्चुअल रूप से 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता की। इनके अनुसार क्या है, कार्यकारी बोर्ड ने आगे के प्रयासों के लिए कहा जो कोवैक्स सुविधा के तहत कोविड-19 टीकों के निष्पक्ष समान पहुंच सुनिश्चित कर सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक कौन भाई? याद रखना, विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक हैं डॉक्टर टेड्रोस। क्या नाम है? डॉक्टर टेड्रोस। यहाँ पे एक फैक्ट है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक कौन है? डॉक्टर टेड्रोस। तो हमें ये फैक्ट याद रखना, ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। पुरस्कार और सम्मान की बात कर लें तो जापानी सरकार ने हाल ही में बेंगलुरु में स्थित जापानी शिक्षिका श्यामला गणेश को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया। किसको सम्मानित किया गया है? जापानी सरकार ने किया है। किसको किया भाई? श्यामला गणेश को। ठीक है, श्यामला गणेश को जापानी सरकार ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन के सम्मान से सम्मानित किया। वह कौन है भाई? वह है सेप्टुजेनेरियन संस्थान में एक जापानी शिक्षक हैं। याद रखना कौन सा संस्थान है? सेप्टुजेनेरियन। और RT नगर बेंगलुरु में इकेबाना के ओहारो स्कूल में भी कार्यरत है। ये ना ओहरा स्कूल में भी कार्यरत है। उन्होंने 38 साल पहले स्थापना के बाद से सैकड़ों से अधिक छात्रों को पढ़ाया। इकेबाना क्या है? जापानी फूलों की व्यवस्था की कला है। तो एक फैक्ट तो ये भी है कि इकेबाना क्या भाई, पूछ लिया जाए इकेबाना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो ऑप्शन के रूप में आपके पास ये भी आ सकता है। ऐसे प्रश्न आने की संभावना रहती है, तो हमें याद रखना क्या है? जापानी फूलों की व्यवस्था की एक कला है जिसका नाम है इकेबाना। श्यामला गणेश हैं इसी में, जिनको कौन सा मिला? सम्मान दिया गया है ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन। ओके, चलिए आगे देखते हैं। मारिया रेसा कौन भाई? मारिया रेसा याद रखना को यूनेस्को या गुइलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार, यूनेस्को या गुइलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार विजेता के रूप में नामित किया गया है। क्या नाम है? मारिया रेसा को यूनेस्को गुइलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार के रूप में नामित किया गया है विजेता के रूप में। इसमें क्या क्या मिलता है? इसमें ध्यान रखना $25,000 का पुरस्कार यूनेस्को के अनुसार विशेष रूप से खतरे की स्थिति में प्रेस स्वतंत्रता की रक्षा या संवर्धन में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देता है। ठीक है, इस पुरस्कार का नाम क्या है? नाम कैसे पड़ा?
कोलंबियाई पत्रकार थे, नाम है गुइलेर्मो कैनो इसाजा। तो एक फैक्ट ये भी है और एक फैक्ट ये भी है कि गुइलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार किसको दिया गया 2021 का, तो मारिया रेसा को। गुइलेर्मो कैनो पुरस्कार किसके नाम से, कोलंबियाई पत्रकार रहे गुइलेर्मो कैनो इसाजा के नाम पर। ठीक, एक फैक्ट ये हो गया। ठीक, आगे देखते हैं। सिंगर पिंक को बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड में आइकन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। सिंगर पिंक है कोई, उनको 2021 का बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड में आइकन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इस पुरस्कार का उद्देश्य क्या है, उन कलाकारों को सम्मान करना होता है कि जिन्होंने बिलबोर्ड चार्ट पर सफलता हासिल की होगी, बिलबोर्ड चार्ट पर सफलता हासिल की होगी, उन्हीं को ये पुरस्कार दिया जाता है। क्या है, और संगीत पर एक अमिट प्रभाव भी छोड़ा होगा। पिंक पिछले सम्मानितों में शामिल हुई जिनमें नील डायमंड, स्टीव वंडर, प्रिंस, जेनिफर लॉपेज, सेलिन डायोन, जेनेट जैक्सन, मारिया कैरी और गार्थ ब्रुक्स शामिल हैं। आगे देखते हैं। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश कौन है भाई, न्यायमूर्ति गीता मित्तल। 2021 के अर्लाइन पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार के 2 प्राप्तकर्ताओं में से एक के रूप में घोषित किया गया। नाम क्या है, न्यायमूर्ति गीता मित्तल, जो कि जम्मू कश्मीर के उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं। इनको अर्लाइन पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार दिया गया है, जो कि 2 प्राप्तकर्ता में से एक ये भी है। ठीक है, क्या है कि वर्चुअल उद्घाटन समारोह के दौरान द्विवार्षिक सम्मेलन प्रस्तुत किया जाएगा, वह मेक्सिको से मार्गरीटा लूना रामोस के साथ। अब ध्यान रखना, एक तो ये है हमारे न्यायमूर्ति गीता मित्तल और दूसरी कौन है, दूसरी है मेक्सिको से है मार्गरीटा लूना रामोस। इन दोनों को इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। नाम है अर्लाइन पैच ग्लोबल विजन। अनुपम खेर के बारे में देखते हैं। अनुपम खेर ने न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शॉर्ट फिल्म है हैप्पी बर्थडे। अनुपम खेर ने न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शॉर्ट फिल्म हैप्पी बर्थडे में अपने अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अनुपम खेर हैप्पी बर्थडे जो कि शॉर्ट फिल्म है उसके लिए कौन सा पुरस्कार जीते भाई, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ। ठीक है, अच्छा, फिल्म का निर्देशन प्रसाद कदम ने किया है, याद रखना। FNP मीडिया के द्वारा निर्मित है यह। अनुपम के अलावा हैप्पी बर्थडे में कौन, आहाना कुमारा ने भी अभिनय किया है। फिल्म ने फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ, एक चीज़ और याद रखना भैया, सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का भी पुरस्कार इसी को मिला, हैप्पी बर्थडे को भी। ठीक है, शॉर्ट फिल्म के उसमें सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का भी पुरस्कार मिला हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। मुंबई में जन्मी डॉक्टर ताहेरा कुतुबुद्दीन है, जो कि कहाँ, शिकागो विश्वविद्यालय में अरबी साहित्य के प्रोफेसर हैं। नाम है डॉक्टर ताहेरा कुतुबुद्दीन, जो कि शिकागो विश्वविद्यालय में अरबी साहित्य के प्रोफेसर थे। हाल ही में 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार जीतने वाली भारतीय मूल की पहली व्यक्ति बन गई। याद रखना भाई कि 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार जीतने वाली भारतीय मूल की पहली व्यक्ति बन गई। नाम क्या है, डॉक्टर ताहेरा कुतुबुद्दीन, जो कि शिकागो विश्वविद्यालय में अरबी साहित्य के प्रोफेसर भी हैं। इस पुरस्कार को अरब जगत का, इस पुरस्कार जो ये आपका है शेख जायद बुक पुरस्कार, इसको अरब जगत का नोबेल पुरस्कार भी का माना जाता है, याद रखना। तो अरब जगत का नोबेल पुरस्कार किसको माना जाता है, शेख जायद बुक पुरस्कार को। उन्होंने 2019 में लीडन की ब्रिल एकेडमिक पब्लिशर्स द्वारा प्रकाशित अपनी नवीनतम पुस्तक, कौन सी, उनकी एक किताब भी है, नाम है अरबी ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन। अरबी ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन के लिए पुरस्कार इनको मिला हुआ है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड को भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा रिन्यूएबल एनर्जी के लिए फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन में अग्रणी सार्वजनिक संस्था होने के लिए कौन सा अवार्ड मिला भाई, याद रखना, ग्रीन ऊर्जा अवार्ड। तो ग्रीन ऊर्जा अवार्ड किसको मिला है, याद रखना, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड को। किस लिए मिला, भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा इस साल रिन्यूएबल एनर्जी के लिए फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन में अग्रणी सार्वजनिक संस्थान होने के लिए दिया गया। ठीक है, इरेडा क्या है, इरेडा को याद रखना, यहाँ पे इरेडा
को ग्रीन एनर्जी फाइनेंसिंग में निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण और विकास संबंधी भूमिका के लिए पुरस्कार मिला हुआ है। ओके, किस लिए मिला भाई, याद रखना, ग्रीन एनर्जी फाइनेंसिंग में निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण और विकास संबंधी भूमिका के लिए पुरस्कार दिया गया। ठीक है, आगे देख लेते हैं। भारतीय मूल की वैश्विक पोषण विशेषज्ञ हैं, क्या नाम है, भारतीय मूल की वैश्विक पोषण विशेषज्ञ नाम है डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड। डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड नाम है। 21 का विश्व खाद्य पुरस्कार मिला। विश्व खाद्य पुरस्कार किसको मिला भाई, डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड। कौन है ये, भारतीय मूल की हैं, वैश्विक पोषण विशेषज्ञ। इनमें उन्होंने क्या किया, समुद्री भोजन खाद्य प्रणालियों के लिए एक समग्र पोषण के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण विकसित किए और अपने शोध के लिए एक पुरस्कार प्राप्त किया। इस पुरस्कार को खाद्य कृषि के लिए नोबेल पुरस्कार के, अब ये याद रखना, विश्व खाद्य पुरस्कार जो है वो खाद्य और कृषि के लिए नोबेल पुरस्कार माना जाता है भाई। हर साल समिति एक ऐसे व्यक्ति का चयन करती जिसे $2.5 लाख की उपाधि और पुरस्कार राशि से सम्मानित किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। नागालैंड के सुदूर लोंगलेंग जिले के एक पर्यावरणविद हैं, नागालैंड के पर्यावरणविद हैं, नुकू फोम नाम है। नुकू फोम नागालैंड के रहने वाले हैं, पर्यावरणविद भी हैं। इस साल का व्हिटली अवार्ड इनको दिया गया। व्हिटली अवार्ड 2021 से किसको सम्मानित किया गया, नाम याद रखना, नुकू फोम। कहाँ के रहने वाले, नागालैंड के हैं। इस व्हिटली अवार्ड को याद रखना भैया, ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है। व्हिटली अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है। हाल ही में यूके स्थित व्हिटली फंड फॉर नेचर, व्हिटली फंड फॉर नेचर कहाँ पर है, यूके में है, आयोजित एक वर्चुअल पुरस्कार समारोह में 5 अन्य लोगों के साथ 5 और लोगों को मिला है। नुकू फोम को तो मिला, इनके साथ में 5 और लोग शामिल हैं। ठीक है, याद रखना। चलिए, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन ने क्या किया भाई, सामाजिक न्याय की लड़ाई में आगे बढ़ने वाले खिलाड़ियों के सम्मान के लिए एक नया पुरस्कार निकाला। कौन सा, करीम अब्दुल जब्बार सामाजिक न्याय चैंपियन पुरस्कार। किसके द्वारा चालू किया गया है, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के द्वारा। कौन सा पुरस्कार है, करीम अब्दुल जब्बार सामाजिक न्याय चैंपियन पुरस्कार। ठीक है, क्यों, कि सामाजिक न्याय की लड़ाई में आगे बढ़ने वाले खिलाड़ियों के सम्मान के लिए है। ठीक है, बनाने की घोषणा। प्रत्येक NBA टीम के विचार के लिए एक खिलाड़ी को नामांकित करेगी, वहां से 5 फाइनलिस्ट चुने जाएंगे और अंत में क्या होगा, एक विजेता बनेगा। विजेता खिलाड़ी को क्या मिलेगा, उसकी पसंद के चैरिटी के लिए $1 लाख अमेरिकन डॉलर सहायता राशि, मतलब प्राप्त होगा पैसा उतना। ठीक है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक कौन है, इस वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय अजेय स्वर्ण पदक दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय अजेय स्वर्ण पदक 2021 किसको मिला, हमारे शिक्षा मंत्री हैं, नाम है डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। अब याद रखना, वो क्यों मिला भाई, उन्हें उनके लेखन, सामाजिक शानदार सार्वजनिक जीवन के माध्यम से उनकी असाधारण प्रतिबद्धता और मानवता के लिए यह सम्मान दिया गया है। कौन सा सम्मान है, अजेय स्वर्ण पदक। किसको मिला, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि भारत के शिक्षा मंत्री भी हैं। ठीक है, लॉस एंजल्स लेकर्स लीजेंड कोबे ब्रायंट को क्या मिला, मरणोपरांत। याद रखना भैया, मर चुके हैं कोबे ब्रायंट को मरणोपरांत। कौन सा, नाई स्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम। नाई स्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। नाई स्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में किसको शामिल किया गया, याद रखना, कोबे ब्रायंट को। कोबे ब्रायंट कौन, लॉस एंजल्स लेकर्स लीजेंड है, जो कि मरणोपरांत प्राप्त हुआ। ठीक है, उन्हें कनेक्टिकट में NBA के महान माइकल जॉर्डन द्वारा समारोह में प्रस्तुत किया गया था और उनकी विधवा वेनेसा ने उनकी ओर से वो सम्मान हासिल किया। ठीक है, तो याद रखना भाई कौन है, दो ब्रिटिश रसायनज्ञ हैं, इन्होंने एक सुपर फास्ट DNA अनुक्रमण तकनीक विकसित की। सुपर फास्ट DNA अनुक्रमण तकनीक विकसित की, जिसने क्रांतिकारी स्वास्थ्य सेवा का मार्ग प्रशस्त किया। उन्हें फिनलैंड के नोबेल विज्ञान पुरस्कारों के संस्करण से सम्मानित किया गया। फिनलैंड के नोबेल विज्ञान पुरस्कार के संस्करण से किसको सम्मानित किया गया, नाम याद है, 2 ब्रिटिश रसायनज्ञ हैं भाई। इन्होंने एक सुपर फास्ट DNA अनुक्रमण तकनीक विकसित की है, उसके लिए इनको मिला है। ठीक है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर क्या नाम है, शंकर बालासुब्रमण्यम। कैम्ब्रिज
यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं शंकर बालासुब्रमण्यम और डेविड क्लेनरमैन ने मानव जीनोम को अनुक्रमित करने के लिए 27 वर्षों में मानव जीनोम को अनुक्रमित करने के लिए तेज और सस्ता तरीका बनाने के अपने काम के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। नाम क्या है? शंकर बालासुब्रमण्यम, डेविड क्लेनरमैन, जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है। ओके, आगे देखते हैं। आज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, ठीक है, बस थोड़ा सा रहेगा, ज़्यादा नहीं। अच्छा, वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 किसको मिला भाई? वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड किसको मिला? तो याद रखना, कोरियोग्राफर भारतीय कोरियोग्राफर हैं, नाम है सुरेश मुकुंद। सुरेश मुकुंद को वर्ल्ड कोरियोग्राफर अवार्ड 2020 दिया गया है, ठीक है। ये भारतीय कोरियोग्राफर हैं, एमी अवार्ड नामांकित भी हैं, ठीक है। कोरियो अवार्ड भी कहते हैं इस वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड को, कोरियो अवार्ड भी कहा जाता है। याद रखना, यह एक प्रतिष्ठित सम्मान जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। ये भैया जो सम्मान मिला है ये पहले भारतीय बन गए, ठीक है। नाम क्या है इनका? सुरेश मुकुंद। ओके, याद रखना। उन्होंने हिट अमेरिकी टीवी रियलिटी शो वर्ल्ड ऑफ डांस में अपने काम के लिए टीवी रियलिटी शो प्रतियोगिता श्रेणी में पुरस्कार जीते हैं। किस श्रेणी में जीते ये भी याद रखना। ओके, चलिए। प्रतिक्रियावादी हैं जेन गुडॉल, प्रतिक्रियावादी हैं जेन गुडॉल नाम है इनको। जानवरों की बुद्धि और मानवता पर उनके जीवन के, जानवरों की बुद्धि मानवता पर उनके जीवन के काम की मान्यता में टेम्पल्टन पुरस्कार, तो टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 किसको मिला? जेन गुडॉल को, ठीक है। गुडॉल ने 1960 के दशक में तंजानिया में चिंपांजी, याद रखना 1960 के दशक में, यूपीएससी वाले स्टेटमेंट के रूप में याद रखेंगे भाई, 1960 के दशक में तंजानिया में चिंपांजी के अपने अभूतपूर्व अध्ययन पर अपनी वैश्विक प्रतिष्ठा बनाई है उन्होंने, ठीक है। हॉकी इंडिया ने क्या किया कि देश में खेल में वृद्धि विकास में योगदान के लिए प्रतिष्ठित, कौन सा देश में खेल में वृद्धि हो और विकास में योगदान हो, इसके लिए प्रतिष्ठित है एटियन ग्लिचट पुरस्कार जीता है हॉकी इंडिया ने एटियन ग्लिचट पुरस्कार जीता भाई। क्यों जीता? खेल में वृद्धि और विकास में योगदान के लिए, ठीक है। हॉकी इनवाइट्स वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के दौरान खेल के शासी निकाय FIH, वही, ठीक है, क्या किया है? द्वारा पुरस्कार में घोषणा की गई। यह उसकी 47वीं FIH कांग्रेस का हिस्सा था, जिसका समापन FIH मानद पुरस्कारों के साथ हुआ है। इतना नहीं ध्यान रखना, सिर्फ ये ध्यान रखना किसने जीता है भाई, ठीक है। चलिए आगे है। स्पाइस जेट के प्रमोटरों द्वारा स्थापित एक स्वास्थ्य सेवा कंपनी स्पाइस हेल्थ नाम है, याद रखना, स्पाइस जेट प्रमोटर द्वारा स्थापित हुई स्पाइस हेल्थ। कोविड-19 के तहत मोस्ट वैल्यूएबल मेडिकल इनोवेशन के लिए 21 का मोस्ट वैल्यूएबल मेडिकल इनोवेशन 2021 एशिया पैसिफिक स्टीवी अवार्ड में गोल्ड अवार्ड जीता। कौन सा? एशिया पैसिफिक स्टीवी अवार्ड में गोल्ड अवार्ड किसको मिला भाई? याद रखना, स्पाइस हेल्थ को। क्यों मिला? कि मोस्ट वैल्यूएबल मेडिकल इनोवेशन के लिए, ठीक है। आगे है वी कार्तिकेयन पांडियन नाम है, ठीक है, एक IAS अधिकारी हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के निजी सचिव भी हैं ये, याद रखना कि वी कार्तिकेयन पांडियन कौन है? एक IAS अधिकारी हैं और साथ में ओडिशा के मुख्यमंत्री जो हैं नवीन पटनायक के निजी सचिव हैं। को 47वीं FIH कांग्रेस के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के द्वारा अध्यक्ष पुरस्कार से सम्मानित किए गए। ओडिशा में हॉकी के आयोजन प्रचार की दिशा में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया, ठीक है। पद्म भूषण पुरस्कार देख लें। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट, क्या नाम है? डॉक्टर D नागेश्वर रेड्डी, याद रखना, पद्म भूषण पुरस्कार भी मिला हुआ है और प्रसिद्ध गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट भी हैं, नाम है डॉक्टर D नागेश्वर रेड्डी। क्या हुआ इनके कि जो AIG अस्पतालों के अध्यक्ष भी हैं, AIG अस्पतालों के भी अध्यक्ष हैं, जो ने अमेरिकन सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी से, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी से रूडोल्फ V शिंडलर पुरस्कार जीता है। तो रूडोल्फ V शिंडलर पुरस्कार कौन जीते भाई? डॉक्टर D नागेश्वर रेड्डी, ओके। पद्म भूषण मिला हुआ इनको, याद रखना, और गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट भी हैं। और किसने दिया है? अमेरिकन सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी ने।
रुडोल्फ वी शिंडलर अवार्ड प्रतिष्ठित क्रिस्टल अवार्ड में सर्वोच्च श्रेणी है। रुडोल्फ वी शिंडलर अवार्ड जो है वो प्रतिष्ठित क्रिस्टल अवार्ड में सर्वोच्च श्रेणी है। नाम है शिंडलर के नाम पर रखा गया, जिन्हें गैस्ट्रोस्कोपी का जनक। तो भैया एक फैक्ट यहाँ भी है कि गैस्ट्रोस्कोपी का जनक कौन है? डॉक्टर शिंडलर है। डॉक्टर शिंडलर गैस्ट्रोस्कोपी के जनक माने जाते हैं। ओके, आगे देख लेते हैं। प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक और भारत रत्न प्रोफेसर CNR राव को इंटरनेशनल ENI अवार्ड दिया गया भाई 2020। CNR राव हैं जो कि भारत रत्न प्राप्त हैं, प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक भी हैं। इनको इंटरनेशनल ENI अवार्ड दिया गया। ये क्या है? एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड भी कहते हैं। इंटरनेशनल ENI अवार्ड को क्या बोलते हैं? एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड। इंटरनेशनल ENI अवार्ड को एनर्जी रिसर्च का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। धातु ऑक्साइड, कार्बन नैनोट्यूब, अन्य सामग्रियों द्विआयामी प्रणालियों पर उनके काम के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भाई स्टेटमेंट के रूप में भी याद रख सकते हैं हम, ठीक है। आगे है भारतीय अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? अमर्त्य सेन। ओके, क्या है? इनको सामाजिक विज्ञान श्रेणी में याद रखना, स्पेन के द्वारा 2021 प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड से सम्मानित किया गया। भाई किसको? 2021 के प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियन अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया? तो भारतीय अर्थशास्त्री हैं, नोबेल पुरस्कार विजेता भी हैं। नाम है अमर्त्य कुमार सेन। किस श्रेणी में मिला? सामाजिक विज्ञान श्रेणी में, याद रखना। प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड स्पेन में प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस फाउंडेशन द्वारा दिया जाता। प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस फाउंडेशन द्वारा दिया जा रहा है। दुनिया भर के व्यक्तियों, संस्थाओं, संगठनों को सबको मिलता है। व्यक्ति हो चाहे संस्था, कोई संगठन हो, सबको मिलेगा। वार्षिक पुरस्कार है जो विज्ञान, मानविकी और सार्वजनिक मामलों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करते हैं, उनको दिया जाता है, याद रखना। आगे देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठित पदक से सम्मानित होने वालों में कॉर्पोरल युवराज सिंह, नागरिक शांति रक्षक इवान माइकल पिकार्डो और मूलचंद यादव शामिल है। ये वाला ठीक है, ध्यान रखना। कॉर्पोरल युवराज सिंह दक्षिण सूडान में कौन है भाई? संयुक्त राष्ट्र मिशन में सेवारत हैं। जबकि नागरिक शांति रक्षक इवान माइकल पिकार्डो UNAMISS के साथ एक नागरिक शांति रक्षक के रूप में जुड़े हैं। मूलचंद यादव कौन है भाई? मूलचंद यादव इराक में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन से जुड़े थे। तो भैया याद रखना इन तीनों के बारे में, कौन किससे जुड़े हुए हैं, ठीक है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं, 2-4। पहला तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है, याद रखना भाई, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है 1 मई को दुनिया भर में। यह दिन मजदूर वर्ग के संघर्ष, समर्पण, प्रतिबद्धता का जश्न मनाता, ठीक है, हो गया। विश्व हास्य दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना भाई, ये हर साल मई का पहला रविवार जो होता है, हर साल मनाया जाता है। मई का पहला रविवार जो होता है उस दिन मनाया जाता है विश्व हास्य दिवस। यह हंसी और उनके कई उपचारों के लाभ में जागरूकता बढ़ाती है, ठीक है। तो विश्व हास्य दिवस पहली बार कब मनाया गया था? ये याद रखना, पहली बार ये मनाया गया था 10 मई 1998 को। कहाँ मनाया गया? मुंबई में। विश्व हास्य दिवस पहला कहाँ मनाया गया? 1998 10 मई को मुंबई में मनाया गया। संस्थापक कौन रहे इसके? डॉक्टर मदन कटारिया की पहल पर ऐसा हुआ था, ठीक है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया गया। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया कब? 3 मई को। इसको हम वर्ल्ड प्रेस डे भी कहते हैं, ठीक है। उन पत्रकारों को श्रद्धांजलि दी जाती है जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। वे कई बार दुनिया के अलग अलग कोनों में से खबरें जनता के सामने लाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं या फिर कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं, ठीक है। इस बार की थीम रही है, याद रखना, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की थीम थी भाई इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड। इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड, ओके। चलिए, विश्व टूना दिवस क्या है भाई? वर्ल्ड टूना दिवस 2 मई को मनाया गया। विश्व स्तर पर विश्व टूना दिवस मनाया गया 2 मई को, ठीक है। इसमें क्या है? टूना मछली एक होती है, याद रखना, यूएन के द्वारा टूना मछली के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया। टूना मछली जो होती है ना, उसके महत्व को बढ़ाने के लिए यूनाइटेड नेशन के द्वारा यह शुरू किया गया, ठीक है। यह पहली बार 2017 में मनाया गया है, याद रखना, 2017 में पहली बार हुआ ऐसा। विश्व में कई देश खाद्य सुरक्षा, पोषण दोनों के लिए टूना मछली पर निर्भर हैं, ये भी याद रखना, स्टेटमेंट के रूप में आ सकता है, ठीक है। तो पहली बार कब मनाया गया? 2017 स्टेटमेंट के रूप में हो सकता है, फैक्ट भी आ जाए।
दूसरा ये स्टेटमेंट या फैक्ट स्टेटमेंट के रूप में विश्व के कई देश खाद्य सुरक्षा पोषण दोनों के लिए टूना मछली पर निर्भर है। वर्तमान में 96 से अधिक देशों में टूना मछली पालन किया जाता है और इनकी क्षमता भी लगातार बढ़ रही है, ये भी हमें ध्यान रखने की जरूरत है। और देख लेते हैं, ठीक है, बस 30 मिनट तक 30-35 मिनट तक का वीडियो रहेगा, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। 1999 से याद रखना भैया, 4 मई को मनाया जाता है हर साल अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस। अग्निशमन दिवस 1999 से मनाया जा रहा है, लगातार 4 मई को मनाया जाता है, ठीक है। यह दिवस बलिदानों को पहचानने सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है, जो अग्निशामकों द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए मनाते हैं कि उनके समुदाय और पर्यावरण से यथासंभव सुरक्षित हैं। 2 दिसंबर 1998 को ऑस्ट्रेलिया में एक बुश फायर में, इसका इतिहास भी थोड़ा जान लें कि 2 दिसंबर 1998 को भैया ऑस्ट्रेलिया में एक बुश फायर में दुखद परिस्थितियों में 5 अग्निशामकों की मौत के बाद दिन की शुरुआत की गई थी। 2 दिसंबर 1998 को ऑस्ट्रेलिया में कुछ बुश फायर हुआ था, ठीक है। कोयला खनिज दिवस मनाया जाता है 4 मई को। औद्योगिक क्रांति के कुछ महान उन्नत नायकों की कड़ी मेहनत की सराहना के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो याद रखना भाई, विश्व अस्थमा दिवस, ये देखते हैं, हर साल भैया मई का पहला मंगलवार होता है। विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल मई का पहला मंगलवार है, ठीक है। विश्व अस्थमा दिवस 4 मई को हुआ है, याद रखना। इस बार होता तो हर साल है, मई का पहला मंगलवार, इस बार हुआ है 4 मई को, ठीक है। दुनिया भर में अस्थमा की बीमारी देखभाल के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए था, ठीक है। इस ध्यान रखना, इसमें इसकी जो थीम रही है, थीम क्या रही भाई? अनकवरिंग अस्थमा मिसकॉन्सेप्शंस, यानी अस्थमा की गलत धारणा को उजागर करना। अस्थमा की गलत धारणा को उजागर करना, हिंदी वाले ज़्यादा ध्यान रखें भाई, अस्थमा की गलत धारणा को उजागर करना थीम रही है अस्थमा दिवस की। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस क्या है भाई? विश्व हाथ स्वच्छता दिवस 5 मई को मनाया गया भैया, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन इसका आयोजन करता है, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस 5 मई को मनाया गया, ठीक है। इसकी कुछ थीम रही होगी, तो थीम थी सेकंड सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स। सेकंड सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड, ओके। चलिए, 1992 के बाद हर साल 5 मई को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ्स। कब से मनाया जा रहा है? 1992 के बाद से। 1992 के बाद से हर साल 5 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ्स मनाया जाता है। यह दिन मिडवाइफ्स के काम समर्पित है भैया। इसकी थीम रही है, थीम याद रखो क्या है? फॉलो द डाटा, इन्वेस्ट इन मिडवाइफ्स। फॉलो द डाटा, इन्वेस्ट इन मिडवाइफ्स थीम रही है, याद रखना इसको, ठीक है। विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है? ये भी 5 मई को है। तारीख समायोजन के अधीन है। विश्व एथलेटिक्स दिवस की तारीख IAF द्वारा तय की जाती है। IAF द्वारा तय की जाती है, ये नहीं कि हर साल 5 मई को ही मनाया जाता। तारीख तय करता कौन? IAF, ठीक है। यह क्या है? पहला विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया था 1996 में। पहला मनाया गया था 1996 में, ठीक है। तो याद रखना, उद्देश्य क्या है? एथलेटिक्स में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना है, ओके। तो उम्मीद करें कि अभी हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे, ठीक है। आगे हम कल देखते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। भाई ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है, मौका है अच्छा, तो पढ़ते रहिए। और इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे। अगली वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।